कि सभी पार्टियां ऐसा चाहती है कि मुस्लिमों की हिस्सेदारी या नेतागिरी ना बने। ऐसा? हाँ, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उसकी जो अरविंद केजरीवाल का जो काम करने का तरीका है, वो हकीकत में उसको तुम एक छोटा मोदी बोल सकते हो, यंगर मोदी उसको बोल सकते हो। आपने जैसे कहा कि पाटीदार 14% है और उनको लेकर, उनको नजर में रखते हुए बीजेपी ने भी 40 सीटें दी तकरीबन, और इसी तरह से कांग्रेस ने भी एक अच्छी तादाद में दी, और मुसलमानों को क्या सीटें मिली हो तो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सवाल यह है कि पाटीदार हिंदू है, और जो बीजेपी की जो 27 साल से जो यहाँ पे पार्टी जो बीजेपी राज कर रही है जी, उसके पास एक सीधा जरिया है, और उन्होंने बीजेपी ने पॉलिटिकल एरा के अंदर सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है, और कांग्रेस उससे डर के सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गई है, और इसलिए मुस्लिमों को डिच किया जा रहा है उसमें। देखिए, मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1980 में 17 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। अच्छा। और उसमें 12 मुस्लिम एमएलए बन के आए थे। क्या बात? सिर्फ 3 ही मुस्लिम एमएलए हैं, और जबकि होने चाहिए कम से कम 18। अच्छा। सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुस्लिम की, उनको एक साइड इसलिए वोट करना पड़ेगा कि वो लोग किसी पार्टी को नहीं जी, अपनी मुस्लिम कौम की नेतागिरी को आगे करने के लिए काम कर रहे हैं। सलाम दोस्तों, मैं उस्मान कुरैशी आमीन मीडिया से फिर आपका इस्तकबाल करता हूं, और आज हमारे साथ जो हैवीवेट मौजूद हैं वो जनाब के.आर. कोष्टी साहब हैं। के.आर. कोष्टी साहब सिर्फ एडवोकेट ही नहीं है, इनका सियासी मुशाहिदा भी काफ़ी कुछ गहरा है। तो आज हमने मौजूदा हालात पे, जो मुसलमानों के गुजरात में हालात हैं, उस पर इनकी एक सियासी नज़र कहाँ तक पहुँचती है, और इनके मुताबिक इसको किस तरह से कुछ हद तक सुधारा जा सकता है, उसका खैर मकदम करते हैं कोष्टी साहब आमीन मीडिया के स्टूडियो पर। कोष्टी साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ये रहेगा कि गुजरात में रहने वाले वोटर्स जो हैं, उन पर आपके पास अच्छा एक डाटा भी है, और आपने काफ़ी कुछ, आप तो पीआई वगैरह भी करते थे, हालिया तौर पे अभी आपने बच्चू डैम पर भी किया, और कोर्ट ने उसको क्लब करके एसओ मोटो के साथ भी उसको शामिल कर लिया है, जो आज के अखबार की सुर्खियों से नीचे ही उसकी ये खबर छपी है। तो ये कहना चाहूँगा कि आपके पास जो डाटा है वो क्या बताता है? देखिए, जहां तक गुजरात में वोटर्स का सवाल है जी, उसके अंदर वोटर्स का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, ठीक है, तो गुजरात में 88% हिंदू वोटर्स हैं जी, 10% मुस्लिम वोटर्स हैं, बल्कि 9.68% है, और अदर्स 2% है। यानी 10% मुस्लिम वोटर है, 88% हिंदू वोटर्स है गुजरात में। ठीक है। अच्छा, ये कितनी सीटें मुसलमानों की आनी चाहिए? आपका ये जो आपने डेटा रखा कि भाई इतने % हिंदू हैं, इतने % मुसलमान हैं, और बाकी लोग इतने हैं, तो आपका ये जो डेटा है उसके मुताबिक मुसलमानों की सीटें कितनी होनी चाहिए? देखो, वोटर्स के प्रोपोर्शन में अगर मुस्लिमों की पॉपुलेशन अगर 10% है जी, तो मेरे हिसाब से मुस्लिमों को 15 से 18 सीट मिलनी चाहिए इलेक्शन में, मेरे जनरल परसेप्शन से। टिकटों का ही मामला ऐसा रहता है कि कुछ पार्टी तो देती है, कुछ नहीं देती, तो फिर कौन पार्टी देगी और किस तरह से मुसलमान आएगा ये विधानसभा में? सवाल ये है कि जहां पे अगर आप सोचो जी कि पाटीदार गुजरात में 14% है, ठीक है, और पाटीदार एमएलए की संख्या 40 से 45 के बीच में आती है, ओके, तो आपकी आवाज क्यों सुनी नहीं जाती है? क्योंकि मुस्लिम बटा हुआ है, मुस्लिम अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है, इसके लिए, और बोले कि उसकी आवाज इसलिए नहीं सुनी जाती, वो माइनॉरिटी में है, और ज्यादातर पार्टियां इनको मुस्लिमों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती, क्योंकि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उनको फर्क पड़ेगा। कोष्टी साहब, आपने जैसे कहा कि पाटीदार 14% है, और उनको लेकर, उनको नजर में रखते हुए बीजेपी ने भी 40 सीटें दी तकरीबन, और इसी तरह से कांग्रेस ने भी एक अच्छी तादाद में दी, और मुसलमानों को क्या सीटें मिली हो तो आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सवाल यह है कि पाटीदार हिंदू है, और जो बीजेपी की जो 27 साल से जो यहाँ पे पार्टी जो बीजेपी राज कर रही है जी, उसके पास एक सीधा जरिया है, और उन्होंने बीजेपी ने पॉलिटिकल एरा के अंदर सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है, और कांग्रेस उससे डर के सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गई है, और इसलिए मुस्लिमों को डिच किया जा रहा है उसमें। नहीं, ऐसी कितनी सीटें गुजरात में हैं? आपके जो डाटा है और जो इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे मुस्लिम वोट इफेक्टिव प्रभावित कर सकते हैं? हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम सीट आ सकती है? कुरी साहब, जैसा कि आपने पूछा जी कि मुस्लिम
जो वोटर्स है वो कितनी सीटों को प्रभावित कर सकते हैं जी। तो मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 26 सीटें जिनमें नरोड़ा, निकोल, धौलका वगैरह आती है, उसमें 10 से 15% मुस्लिम वोटर्स है। 11 सीट्स ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम का वोट प्रतिशत 15 से 20% है जी। और वो सीटें हैं जामनगर, गिर सोमनाथ, द्वारका, जो कि सौराष्ट्र रीजन में आती हैं। ठीक ठीक ठीक। जिसमें जामनगर, ये सौराष्ट्र रीजन में जो सीटें आती है उसमें 7 सीटें कांग्रेस ने जीती है 11 में से, और 4 बीजेपी ने जीती है 2017 में। बहुत खूब। सवाल फिर दूसरा है, 7 सीट ऐसी है जिसमें 20 से 25% मुस्लिम वोटर्स है, और वो सीटें हैं वाकानेर, सिद्धपुर वगैरह। और 5 सीटें, उसमें 7 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अच्छा। अब आते हैं दूसरी जो सीटें हैं जिसमें मुस्लिम का वोट प्रतिशत 30 से 40% है। ठीक है। ऐसी 6 सीटें हैं गुजरात में जी। जिसमें दरियापुर, जमालपुर, खाड़िया, भुज, वागरा, सूरत वगैरह आती हैं। इसमें 3 कांग्रेस ने जीती थी और 3 बीजेपी ने जीती थी। तो ये मुस्लिम प्रभावित जो वोटर्स हैं उसके अंदर इस मुताबिक मुस्लिम वोटों का पॉपुलेशन बसता है। नहीं, आप काफी अच्छा होमवर्क करके आए और आपने बहुत अच्छी मालूमात दी कि इस तरह से वोटिंग पैटर्न रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये याद दिला दूं कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व गुजरात में कब सबसे ज्यादा रहा और कौन से साल में रहा, इसके ऊपर कोई रोशनी डालेंगे? देखिए, मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1980 में जी। 17 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। अच्छा। और उसमें 12 मुस्लिम एमएलए बन के आए थे। क्या बात है। तो वो 1980 की बात थी। उसके बाद 95 में, इवन 95 में माधव सिंह सोलंकी की सरकार ने 149 सीट्स पे जीत हासिल की थी, लेकिन उसमें भी सिर्फ 9 मुस्लिम थे। यानी सबसे ज्यादा मुस्लिम 1980 की विधानसभा चुनाव में 12 मुस्लिम जीते थे। अच्छा, ये इतना सारी आपने जानकारी दी, तो साथ में ये भी बता दीजिए कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उनका कुछ इतिहास बताइए कि यहाँ पे कौन सी तरह में मुस्लिमों का दबदबा रहा, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, ये मुस्लिम एमएलए जहां पर ज्यादा जीत के आए हैं, वो सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट की जीत जमालपुर में हुई है। 12 बार मुस्लिम सीट, आजादी के बाद आज तक देखें तो 12 बार विधानसभा के चुनाव में 12 बार मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर जीता है। ठीक है। वाकानेर में 7 बार जीता है। ठीक है। दरियापुर में 7 बार जीता है जी। गोधरा में 5 बार, वागरा में 3 बार, सोमनाथ, सिद्धपुर और गांधीनगर और ठासरा और नवसारी में 2 बार। क्या बात है। तो मुस्लिम कैंडिडेट जो जीते हैं ये वो इफेक्टेड एरियाज हैं और जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आते हैं। ठीक है। भाजपा तो मुस्लिमों को सीट टिकट देती नहीं और इनके खिलाफ तो काफी कुछ प्रोपेगेंडा भी होता है इसके मुतालिक, इसको लेकर। लेकिन तो अब जो ये नहीं देती सीट, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा ऐसा कहना है कि बीजेपी जो आरएसएस का बेबी है और आरएसएस की पूरी विचारधारा वो हिंदुत्व के ऊपर है। ठीक है। और कट्टर हिंदुत्व पे बीजेपी वाले जाते हैं इसके लिए। लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि 1998 में हाँ जी, वागरा से बीजेपी ने अब्दुल गनी कुरैशी को लड़वाया था, जो कि इकबाल पटेल के सामने 26,439 वोट से हारे थे। अच्छा। तो बीजेपी ने एक बार टिकट दिया 98 में। उसके बाद से किसी मुस्लिम वोटर को टिकट नहीं दिया मुस्लिम एमएलए के लिए? हाँ सर। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की रणनीति का सवाल है, तो जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर बीजेपी खुद कुछ ऐसे कैंडिडेट को लड़वा दिए जिससे कि मुस्लिम वोट बढ़ जाए और मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव ना जीते। अच्छा। और वो कैंडिडेट पे बीजेपी का आशीर्वाद है, बीजेपी मदद भी उनको करती है। कौशिक जी, जैसे कि काफ़ी सारी नई पार्टी है जो इससे पहले इलेक्शन में इनका कोई वजूद नहीं था, वो भी ये गुजरात में उन्होंने पैर डाला है और उनके भी बहुत सारे चर्चे हैं कि हो सकता है कि उनकी भी कुछ सरकार बन सकती है अगर गठबंधन हो जाता है। तो उन पर भी कुछ क्या कमलम से आशीर्वाद है तो उसके लिए वो आई हैं या फिर और कोई वजह? देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, उसकी जो अरविंद केजरीवाल का जो काम करने का तरीका है वो हकीकत में उसको तुम एक छोटा मोदी बोल सकते हो, यंगर मोदी उसको बोल सकते हो। दूसरी बात यह है कि अभी तक केजरीवाल ने कई मसलों पे मुस्लिमों की
फेवर नहीं किया मुस्लिमों के पक्ष में, न्याय के पक्ष में नहीं बोला है। तो हो सकता है कि बीजेपी के 4 हाथ आम आदमी पार्टी पर भी हो सकते हैं। क्या बात। अच्छा, ईसुदान गढ़वी ने भी अभी कुछ दिनों पहले अखबारों में सुर्खियां बनी थी ये बात कि प्राइम मिनिस्टर तो उनके एक आइडियल है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ईसुदान गढ़वी का जो वीडियो अभी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसके अंदर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक उस वीडियो के ओरिजिनल प्रिटेक्स्ट को नहीं देखा जाए जी, और पूरे वीडियो को नहीं देखा जाए, बिटवीन द लाइंस तब तक की बात कर, हाँ, तब तक मैं इस बारे में किसी भी ओपिनियन पे आने पे दूर रहूंगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मुस्लिम फीमेल की जो एमएलए तरीके जो इलेक्ट होके आई हैं अभी तक और या जीती हैं, उसके पर भी एक आपके पास कुछ अच्छी सी जानकारी है, तो जरा शेयर करेंगे। इसमें ऐसा है कि अभी तक गुजरात में कुल 5 एमएलए जीत कर आई हैं जो मुस्लिम महिला थी। अच्छा, हाँ जी। और उनका नाम है, पहला विसावदर से जीती थी 1967 में मदीना बेन नागौरी। ठीक है। दूसरी महिला जीती थी आयशा बेगम शेख जो 1972 में मांगरोल से जीत कर आई मिनिस्टर थी, भी बनी थी एजुकेशन की। हाँ। और तीसरी थी तमीज बेन कुरैशी, वो 1985 में कालूपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जीती थी। चौथी है नूरजहां बाबी जो 1985 में बालासिनोर से जीती थी। और 5वीं है रशीदा बेन पटेल 2002 में वागरा से जीती थी। तो ये 5 मुस्लिम महिलाएं, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम पुरुष ही जीते हैं, 5 महिलाएं भी जीती हैं। एक हिस्ट्री रहा है। हाँ, तो ये उनकी भी हिस्सेदारी जो तो कंसर्न टाइम पर रही है। अच्छा, एक और बात कि ये मुस्लिम जो अभी कितनी तादाद में विधानसभा में है और इनकी तादाद जो एमएलएस की है वो घटती क्यों? 1980 में एक अच्छी तादाद तक पहुंचे थे, फिर घटते घटते आज क्या हो गए थे, इस पर कुछ आपकी राय दीजिए। हाँ, अभी फिलहाल मुस्लिम गुजरात विधानसभा में 3 मुस्लिम एमएलए हैं, जिसमें एक इमरान खेड़ावाला है, क्यासुद्दीन शेख और जावेद कुरैशी वांकानेर से है। जावेद पीरजादा है। जावेद पीरजादा, सॉरी, जावेद पीरजादा है। तो अभी सिर्फ 3 ही मुस्लिम एमएलए हैं और जबकि होने चाहिए कम से कम 18। अच्छा, तो इसको मैं 3 भागों में बांटूंगा। इसके जो कारण है, इसके 3 कारण हैं। जी। एक सबसे पहला है कि मुस्लिम जो बहुल इलाके हैं उनके वोटर को काटने छांटने के लिए सरकार डीलिमिटेशन का इस्तेमाल करती है। वो क्या होता है साहब? डीलिमिटेशन का मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी को डिफाइन करने का, डिजाइन करने का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। कि कुछ मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं जुआपुरा और सरखेज की बात करता हूं। जी। तो जुआपुरा सरखेज में कुछ पार्ट वेजलपुर में चला जाता है, कुछ पार्ट जमालपुर में, कुछ दानीवाड़ा में चला जाता है। तो इस तरह से जो एक पूरा एक जूथ है मुस्लिम वोटर्स का, उसको बांट दिया जाता है ताकि वो डीलिमिटेशन के आने से दूसरी पॉपुलेशन घुस जाती है उसमें और मुस्लिमों का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी में। और दूसरी बात यह है कि और फिर सरकार को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक की कोई भी सरकार आई है तो मैं इतिहास के साथ और इतिहास गवाह इस बात का जी कि अगर 182 सीट गुजरात में 1960 में गुजरात स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नीचे बना है तो 18 सीटें मुस्लिमों को आनी चाहिए, उसके बदले मैक्सिमम 12 आई। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पार्टियां ऐसा चाहती है कि मुस्लिमों की हिस्सेदारी या नेतागिरी ना बने। ऐसा? हाँ। तो ऐसा क्यों चाहती है कि इनकी मुसलमानों की हिस्सेदारी ना? क्या दुश्मनी है उनसे दूसरी पार्टियों की? नहीं, सवाल दुश्मनी का नहीं है, उनका सिर्फ जो मेजोरिटी कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हर एक टाइम पे सरकार है। जी जी जी। जो तुष्टिकरण के कारण ये सब होता है। अच्छा। तो अब इसमें दूसरा रीजन मैं ये देता हूं आपको जी कि जहां पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं और जहां पर उसके साथ 15-20% अगर दलित वोट्स हैं जी, तो वहां पे वो सीट को रिजर्व सीट डिक्लेयर कर दिया जाता है ताकि उस पे मुस्लिम चाहे तो भी उसका कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकता। मैं समझ रहा हूं। एक ये दूसरा तरीका है मुस्लिमों को नेतागिरी नहीं बढ़ने देने का। अच्छा। और तीसरा एक और तरीका है कि सभी पार्टियां, मुस्लिम बहुल इलाका है उसमें सभी पार्टियां अपने अपने एक कैंडिडेट को, मुस्लिम कैंडिडेट को उतार देती है, तो मुसलमान जो है वो अपनी अपनी खींचतान में वोट काट के बैठ जाता है और बाकी बीजेपी आगे निकल जाती है। तो ये 3 रीजन है कि जिससे मुस्लिम नेतागिरी दिन ब दिन कम होते जा रही है। यानी 12 से 3 पर आ गए और न जाने हाँ। इस बार क्या होगा। और आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है, जो अभी का माहौल इलेक्शन का चल रहा है और मुस्लिम
मुस्लिमों को टिकट देने की बात है, वो तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूं कि शायद मेरा अगर सोचना सही है तो 2022 में जो एमएलए का चुनाव होगा उसमें सिर्फ एक ही एमएलए मुस्लिम जीत के आएगा। ऐसा आपका एनालिसिस है? ऐसा आप कह रहे हैं तो दावे के साथ ये भी कह सकते हैं कौन सी विधानसभा? मेरा अंदाजा है वाकानेर से जावेद पीरजादा साहब जीत के आ सकते हैं, क्योंकि उनके मुस्लिम के वोट वहां वाकानेर में कम होने के बावजूद उनके वोट जो है 20-25% वोट है और फिर भी वो जीत के आते हैं वहां से। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सफल कैंडिडेट है, हर दिल अजीज शख्सियत है कि जो इनको जो दूसरी कौमें भी उनको वोट दिल खोल कर देती हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछने से पहले ये बात याद आ गई तो पूछ लूं कि मुस्लिम हिस्सेदारी, आपने प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी तरह रेट किया और बहुत अच्छा आप काबिल तारीफ आप काम का मतलब डेटा जमा करके आए, लेकिन साथ साथ में तो ये जो मुस्लिम हिस्सेदारी कम हो रही है, अब इसका सोल्यूशन भी कुछ बताइए। तो सवाल ये आपसे कि मुस्लिम हिस्सेदारी बढ़े, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? उसके पहले मैं एक आपको कंपैरेटिव चीज कहना चाहता हूं, फरमाइए। कि गुजरात में पाटीदार का जो वोट्स है जी वो 14% है और मुस्लिम का 10% है। ठीक है। और आपने अभी हमने आगे इंटरव्यू में जो बात की वो वजह से मुस्लिमों की नेतागिरी नहीं बन रही है। तो मुस्लिमों की नेतागिरी को अगर आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले एक चीज है कि चाहे वो मुस्लिम सुन्नी हो, सिया हो या किसी भी फिरके का हो, सभी मुस्लिमों को यूनाइट होना पड़ेगा। ठीक, बहुत अच्छा सुझाव आपका। दूसरी बात कि जो भी विधानसभा मत विस्तार के अंदर मुस्लिम डोमिनेशन इतना है कि वो सीट जीतकर ला सकते हैं, तो वहां के जो सामाजिक और धार्मिक आगेवानों को मिलके जी ये चीज बैठ के तय करनी पड़ेगी कि सबको एक साथ रहना है और मुस्लिम वोट्स एक ही तरफ जाना चाहिए, वो कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का हो। वोटिंग यस, तो ये करना पड़ेगा। और सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुस्लिम की, उनको एक साइड इसलिए वोट करना पड़ेगा कि वो लोग किसी पार्टी को नहीं जी अपनी मुस्लिम कौम की नेतागिरी को आगे करने के लिए काम कर रहे हैं। जो मुस्लिम हित का काम करेगा वो पार्टी, हाँ, वो पार्टी को जिताने की बात जहां भी करेगा वहां मुस्लिम यूनाइट नहीं रह पाएगा। ठीक, बहुत बेहतर आपने सही। इसलिए मुस्लिम की हिस्सेदारी के लिए सबसे पहली जरूरत यही है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपनी दुकान ही चला रही हैं। जी जी जी, किस तरह अपनी दुकान चला रही हैं कि वो लोग जानबूझ के किसी ऐसे कैंडिडेट को जो थोड़ा बहुत वजूद रखता हो इलाके में, उसको इलेक्शन में खड़ा होने के पैसे भी देती है और वो इलेक्शन में खड़ा भी होता है और 1000-1500 वोट लाके वो जो लीड होती है उसको काट के रिजल्ट बदल देता है। तो ऐसा भी होता है। तो मेरे हिसाब से अभी इलेक्शन में मुस्लिमों को सबसे पहले यूनाइट होने की जरूरत है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी ओहदेदार या जो लीडर है, धार्मिक मौलवी मौलाना जो भी है, उन लोगों को बैठ के कौन सा कैंडिडेट अच्छा रहेगा उनके समाज के लिए, उसके बारे में डिस्कस करके एक फैसला लेना चाहिए और सभी को इसके बारे में इत्तला करना चाहिए ताकि वोटिंग मुस्लिम का एक तरफ हो और मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आए। आज खत्म करने से पहले एक जहन में सवाल आता है तो सोचता हूँ वो भी पूछ ही लूँ कि इस बार आम आदमी की पार्टी की एंट्री तो गुजरात में हो चुकी है और उन्होंने तो मुसलमान कैंडिडेट्स भी यहाँ पे फील्ड किए हैं। तो क्या मुसलमानों का जो रुझान है कि जो ट्रेडिशनली जो कांग्रेस को वोट देने का इनका ट्रेडिशन रहा है वो रहेगा या फिर उसके बरखिलाफ अमल होगा, मतलब उसके आम आदमी की पार्टी के हक में उनका वोट जाएगा? आम आदमी पार्टी ने जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट दिया वहां का तुम आगे का रिजल्ट देख लो, वहां पर बीजेपी ही जीती है और बीजेपी कम वोट से आ रही है। वहां पर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट फील्ड किया है ताकि बीजेपी को उसका फायदा हो सके। तो कहने का मकसद है कि ये भी बीजेपी की बी टीम हो गई। ये क्या मतलब निकालो? क्या निकालो सर? ये पॉलिटिकल पार्टी अब दुकान की तरह चलती है और बड़ी पार्टियां कंपनी की तरह चलती है। अच्छा। और इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। अभी जैसे आपने बताया कि आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों को भी आपने किसी को दुकान कहा, किसी को कंपनी कहा, खैर वो जो भी है, जो मुसलमानों की एक पार्टी है उसके ऊपर भी आपकी राय कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं ये आखिरी सवाल ये करूँगा, अहमद पटेल यहाँ के एक बहुत ही कदावर शख्सियत थी कांग्रेस में, तो उनके गुजरने के बाद कोई वो अपनी ऐसा कोई विरासत में कोई शख्सियत छोड़ गए हैं या उसके अंदर खला मतलब वैक्यूम है? इस पर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, अहमद पटेल
के गुजर जाने से पहले जी। अहमद पटेल जब राज्यसभा में इलेक्ट होकर आए थे जी। तो उनके इलेक्शन को भी बीजेपी ने चैलेंज किया था। अच्छा। बड़वंत सिंह राजपूत ने चैलेंज किया था और उस तरह बीजेपी वो सीट के पीछे पड़ी हुई थी कि किसी भी तरह वो अब मुस्लिम नेतागिरी को बढ़ने देना नहीं चाहती है। ठीक है। और अहमद पटेल के जाने के बाद अभी मुझे कांग्रेस पार्टी में या किसी और पार्टी में मुस्लिमों की नेतागिरी जिस तरह से पूरे देश में, क्योंकि कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और संगठन है वो पूरे देश के ज्यादातर राज्यों में है, दूसरी पार्टियों का शायद नहीं है। तो अभी मुझे कोई ऐसा लीडर दिखता नहीं है कि वो मुस्लिम लीडरशिप को और मुस्लिम लोगों के मुस्लिम लीडरों को दिशा निर्देश दे सके और नेतागिरी खड़ी कर सके। तो ये थे जनाब कोष्टी साहब, जो इन्होंने लीगल महाज पे तो ये बहुत अच्छी तरह से लड़ते हैं, लेकिन आज इन्होंने सियासत के ऊपर एक बड़ा अच्छा एनालिसिस किया और ये मुसलमानों के क्या हालात हैं और क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी बताया। तो बहुत शुक्रिया जनाब कोष्टी साहब, आपकी बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने बहुत अच्छा डेटा रजू किया और दर्शकों को काफ़ी कुछ माहिती मिलेगी। तो आप अगले प्रोग्राम के लिए इंतजार कीजिए, हम नई शख्सियत को कोई ले आए वहाँ तक। बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।